नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है सेंट पॉल्स टीवी में। मैं राशि शेट्टी, मैं शोएब अवैसी, और ये हमारा स्वाभिमान है कि आज हमारे बीच मौजूद है स्वाति बख्शी जी, एडिटर डॉयचे वेले जर्मनी और फॉर्मर कंटेंट प्रोड्यूसर बीबीसी। मैम, आपके अनुभवों को चंद शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है, पर हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत शुक्रिया राशि और शोएब, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। मैम आपकी जर्नी के मुतालिक हम बात करेंगे। आपका बहुत एक्सपीरियंस, बहुत सारे मीडिया सेक्टर्स में आपने काम किया है, ब्रॉडकास्टिंग, प्रिंट मीडिया हो या अलग सेक्टर्स हो मीडिया। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? एक्सपीरियंस के लिहाज से आई थिंक बहुत ही ट्रांजिशनल रहा। मतलब इतने ज़्यादा बदलाव हुए पिछले कुछ सालों में अगर मैं देखती हूँ तो। शुरुआत मैंने की थी 2008 में ऑल इंडिया रेडियो से दिल्ली में, और उसके बाद से अब जब हम न्यूज़ रूम में जाते हैं तो माहौल बहुत बदला हुआ है। सब कुछ काफ़ी कुछ बदल गया है इन द सेंस कि हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं चीज़ें। लेकिन जो एक बेसिक सेंस है जर्नलिज्म का, जिसकी हमें ट्रेनिंग शुरुआत से मिली थी, मुझे लगता है वो हमेशा सेम रहता है। वो आपका जो कमिटमेंट है, जो प्रैक्टिसेस हैं, एथिक्स जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वो कभी नहीं बदलती हैं, बल्कि उसमें और चीज़ें जुड़ जाती हैं कि आपको कैसे अपनी जो जर्नलिस्टिक प्रैक्टिस है, क्योंकि वो प्रैक्टिस ही है जो आप करते हैं, उसको कैसे एक तो रेलेवेंट बनाना है, और दूसरा उसको चेंजिंग सोसाइटी जो है, समाज जिस तरह से बदल रहा है, उसके बदलाव को देखते हुए किन नई चीज़ों को आपको सीखना है और उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस को ढालना है कि वो रेलेवेंट भी बनी रहे, और जिन नई चीज़ों की ज़रूरत है उसमें, वो भी उसमें शामिल हो जाएं। जिसमें सोशल मीडिया जो पहले कहीं नहीं था, बहुत लंबे समय तक हम लोगों ने बिना सोशल मीडिया के ही काम किया है, और वो एक काफ़ी नई चीज़ थी जिससे बहुत सारे न्यूज़ रूम्स को और बहुत सारे जर्नलिस्ट्स को एक्चुअली शुरुआत में बहुत चैलेंजिंग माहौल मिला जब चीज़ें बदल रही थी। क्योंकि न्यूज़ रूम का डिजिटलाइजेशन जो है वो अपने आप में कहा जाए तो भारतीय मीडिया के लिए एक बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट रहा है। हम उसकी उतनी ज़्यादा बात नहीं करते, या उसके ऊपर शायद रिसर्च भी उतना बहुत ज़्यादा उसके पहलुओं पर नहीं हुआ है, लेकिन वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट मोमेंट था। न सिर्फ जिस तरह से हम कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, बल्कि ह्यूमन रिसोर्स जो हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों के लिए वो लम्हा बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि चुनौतियों से भरा था। आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने बहुत हेल्प किया है अभी मल्टीमीडिया जर्नलिज्म को? जिस तरह से अभी जर्नलिज्म किया जा रहा है, मोस्ट ऑफ द जर्नलिस्ट जो है सोशल मीडिया का यूज करते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, अभी फेसबुक है, यूट्यूब है। आपको लगता है कि हेल्पफुल ज्यादा हो गई? इसने ब्रॉडकास्ट मीडिया, टेलीविजन को किसी हद तक डाउन कर दिया? आपको लगता है सर? मुझे लगता है कि एक डिमेंशन ऐड किया है। मतलब पहले आपके पास बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से काम करने वाला रेडियो था, या टेलीविजन आए, उसके बाद सैटेलाइट चैनल्स आए, तो बहुत कुछ बदल भी गया, बहुत सारे ऑप्शंस भी पैदा हो गए। लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद एक नया पहलू जुड़ा, जिसमें जिसे हम कहते हैं कि सेंट्रलाइजेशन जो था, एक तरह से कि कुछ ही लोग थे जो कर रहे थे कि आप ट्रेनिंग लेंगे और आप जर्नलिस्ट बनेंगे, वो एक स्पेशलाइज्ड जॉब था। वो कहीं डाइल्यूट तो हुआ ही है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन जो है वो अहम हो गया है। अब ये सारे जो मीडियम्स हैं, इन्होंने एक मौका दिया है कि कोई भी वो कर सकता है, तो उसमें जर्नलिस्ट्स को अपनी जगह ढूंढने की कोशिश करनी पड़ी कि हम क्या करें और हम कैसे करें कि हम इन माध्यमों पर भी हो, लेकिन हमारी जो एक पहचान है वो भी बनी रहे। तो मुझे लगता है कि इन माध्यमों ने पहला उन लोगों को मौका दिया जो एक्चुअली कभी शायद जर्नलिस्ट बनने के बारे में सोचते भी नहीं थे कि वो कंटेंट क्रिएट करेंगे या कुछ बनाएंगे, लेकिन एक ऑप्शन खुला, लोगों को लगा कि हाँ, सिर्फ आपके फोन के जरिए वो हो सकता है, जो कहीं मुमकिन नहीं था पहले। आप सोच के देखिए कि पूरा रेडियो प्रोडक्शन कैसे होता था या टेलीविजन प्रोडक्शन कैसे होता था। तो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है डेफिनेटली कि ज्यादातर लोग अब कर सकते हैं, लेकिन उसने चैलेंज पैदा किया है ज़रूर कि हम किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से करते हैं, क्या हम अपने सोर्सेज को वेरीफाई करते हैं, क्या हम न्यूज़ को वेरीफाई करते हैं, क्या हम फैक्ट्स को चेक करते हैं। तो वो कई सारे डिमेंशंस हैं
पहले भी ऐसा नहीं था कि जर्नलिस्ट नहीं कर रहे थे, कर ही रहे थे, लेकिन अब जिन सोर्सेज से न्यूज आती है, मान लीजिए कोई भी है जो ट्विटर पे कुछ डाल देता है, और जर्नलिज्म की में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो उस वक्त की तुरंत की चीज होती है उसको देखते हैं कि कौन सी नई चीज आई है, तो कहीं वो खबर तो नहीं बन सकती है, और अगर वो आई है तो कहाँ से आई है, ये चेक करना। आप इतने सारे माध्यमों पे अगर कोई एक चीज आपको मिली है, आपका चैलेंज सोचिए कि कितना बड़ा है। पहले तो न्यूज एजेंसी से आप लिया करते थे, तो आपको पता था ये ऑथेंटिक रॉयटर्स है या एपी है या एएफपी है या आपका पीटीआई है, यूएनआई वगैरह जो है एजेंसीज, वहां से आपने लिया है। हम लोग जैसे 2 सोर्सेस से वेरीफाई करने का बेंचमार्क था कि हम करेंगे और उसके बाद हम लोग पब्लिश कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, मतलब उसको कहाँ से वेरीफाई करेंगे, उसके डिजिटल टूल्स हैं जो प्लेटफॉर्म्स के इस कंटेंट को वेरीफाई करने के लिए आपके पास टूल्स होते हैं। तो पॉसिबिलिटी जरूर पैदा हुई हैं, क्योंकि आप ज्यादा आसानी से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि अगर रेडियो था तो आपके पास रेडियो सेट होना चाहिए, जो शायद हो सकता है कि कुछ लोगों की जेब पर भारी पड़ता हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मोबाइल फोन बहुत सस्ता है, लेकिन पेनिट्रेशन तो हुआ ही है, और स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हुआ है, तो उसकी वजह से जो ये मीडियम है ये ज्यादा लोगों को शायद अब अवेलेबल है, जो उतना नहीं हो सकता है कि उस वक्त रहा हो पेनिट्रेशन उसका। टेलीविजन है जैसे, तो कितने लोग अगर टेलीविजन सेट पहले खरीद पाते थे, क्या उनकी कैपेसिटी इतनी है कि आज फोन अफोर्ड कर सकते हैं लोग ज्यादा, पहले टेलीविजन नहीं अफोर्ड कर पाते थे। तो उस लिहाज से आपकी रीच बढ़ी है, आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, तो वो मौका तो बढ़ा है डेफिनेटली। लोगों के पास मौका है ब्रॉडकास्ट करने का खुद को, जो पहले नहीं था, सिर्फ कुछ ही लोगों के पास वो मौका था। तो वो पॉसिबिलिटीज बढ़ी हैं, लेकिन वो बिना चैलेंजेस की नहीं है। मैम, एआई का जो दौर चलने लगा है आजकल, उसकी वजह से ब्रॉडकास्ट मीडिया में आगे चलकर क्या बदलाव देखी जा सकती है? क्योंकि हाल ही में हमने सुना कि आज तक में एआई एंकर काम करने लगे हैं, तो आगे चलकर और कौन सी बदलाव आएंगे ब्रॉडकास्ट मीडिया में आपके हिसाब से? एआई का इस्तेमाल बहुत तरह से हो रहा है, बहुत सारे न्यूज रूम उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली जो जर्नलिज्म के वेरियस टास्क्स हैं, जर्नलिस्ट्स के टास्क्स हैं, और जो प्रोसेसेस हैं, उसमें कहाँ पर एआई को डाल के प्रोसेस को ज़्यादा फास्टर और क्या कहते हैं फॉल्ट प्रूफ किया जा सकता है, कि उसमें गलती ना हो, कैसे किया जा सकता है उसको। और कंटेंट प्रोडक्शन में भी जैसे हालांकि बहुत सारे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस इसके लिए उतने ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं हैं, लेकिन कोशिश सब लोग कर रहे हैं। जैसे गार्डियन में मुझे याद है कि एक आर्टिकल उन्होंने पूरा एआई से लिखवाया था, उसके बाद उन्होंने, लेकिन ये जब पहले बताया नहीं और बाद में जब बताया तो उनको ये क्लैरिफाई करना पड़ा और शायद माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी कि हमें बताना चाहिए था कि ये किसी इंसान ने नहीं लिखा है। तो वो ऑलरेडी हो रहा है कि टेक्स्ट लिखे जा रहे हैं, आर्टिकल्स में यूज़ किया जा रहा है, या फिर जैसे कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल होता है, हो सकता है कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल बिना डिक्लेयर किए ही किया जा रहा हो, तो वो चीज़ें हो रही हैं। उसके अलावा कुछ लोग वॉइस के साथ कर रहे हैं कि वॉइसेस को किस तरह से यूज करके इंसानी आवाज, जैसे हमारी ही आवाजें हैं जर्नलिस्ट के तौर पर, उन आवाजों के जरिए कैसे मशीन को ट्रेन किया जाए कि वो बुलेटिन्स प्रोड्यूस कर सके। बड़े बुलेटिन ना सही, 10 मिनट के बुलेटिन जो हैं, जो सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ के किए जा सकते हैं, तो मशीन इतनी केपेबल हो जाए कि वो आपका सिस्टम जो है वो एक इंसानी आवाज को इस तरह से इस्तेमाल करे कि एक टेक्स्ट को पढ़ के बुलेटिन बनाया जा सके। तो उसमें अगर 2-3 लोग इन्वॉल्व होते थे तो वो प्रोसेस कट के सिर्फ एक इंसान पर आ जाएगा कि वॉइस का आप इस्तेमाल करेंगे, बटन्स क्लिक करके कुछ चीजें कंपाइल होंगी और मशीन के थ्रू उसकी रीडिंग होके वो बुलेटिन बस आप पब्लिश करेंगे। तो वो ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन ये कहना कि इससे बहुत ज्यादा मेजरली मुझे अभी तो नहीं लगता है, मतलब अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत छोटे हिस्से में हो रहा है, लेकिन चीजें जरूर हो रही है और इम्पैक्ट जरूर होगा और वो दिखेगा आने वाले वक्त में डेफिनेटली। वो कोविड के बाद से तो वैसे ही चीजें बहुत बदली हैं जर्नलिस्ट के लिए, ऑलरेडी बहुत ही प्रेशर में है जर्नलिस्ट का पूरा, जो दुनिया भर में जो जर्नलिस्ट का जॉब है।
लेकिन एआई से उसको बहुत ज्यादा खतरा है। ये ट्रेंड अभी फिलहाल तो कहीं से भी नहीं दिखता उस तरह से। सिनेमा के बारे में बात करेंगे। हाँ। सिनेमा के आपका काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस रहा है सिनेमा के बारे में। तो जो रियलिस्टिक सीन्स है सिनेमा में, वीएफएक्स बहुत आ गया है थिएटर्स में, तो रियलिस्टिक सीन्स गायब है थिएटर सिनेमा से। बहुत सारे हम सीन्स, एक्शन सीन्स ऐसे देखते हैं जिसमें काफ़ी कुछ ऐसा दिखाया जाता है जो लॉजिकली प्रूव नहीं है। बहुत सारा वीएफएक्स आ गया है। एक्शन फिल्म्स आप देखिए, तो अब कैसे आप देखते हैं उसको कि कुछ लोग इसको कॉमेडी में लेते हैं जब काफी कुछ एक्शंस आता है ज्यादा जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। कैसे देखते हैं आप इसको? मुझे लगता है कि एक्चुअली फिल्म स्टडीज में जो डिस्कशंस है, जो डिबेट्स है, उसमें रियलिज्म अपने आप में एक डिस्प्यूटेड डिस्कशन है कि रियलिज्म आखिर क्या है और हम रियलिज्म को कैसे देखते हैं। तो रियलिज्म का हमारा जो एक आइडिया है वो ये है कि मतलब बिल्कुल रियल लोकेशन है और लोग हैं और उनका जीवन है और शॉर्ट ड्यूरेशन है और सब बहुत सारे एलिमेंट्स जो सिनेमा में होते हैं। संगीत है, किस तरह का संगीत इस्तेमाल होता है, किस तरह से साउंड इस्तेमाल होता है। तो वो सब एक रियलिज्म का जो एक आइडिया है उसको क्रिएट होता है और वो एक आइडिया है और वो ट्रेडिशनल आइडिया है जो बहुत समय से चल रहा है। 1940 के एंड से 50 में जाके वो जब इटालियन न्यू रियलिज्म आता है तब वहां से वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली दुनिया भर में फैला है और बहुत सारे फिल्म कल्चर्स ने उसको अपनाया है। लेकिन मेरे ख्याल से वीएफएक्स जो है वो हमारे टाइम की रियलिटी है क्योंकि वो एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करता है जो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अनरियल है। तो रियलिज्म क्या है वो अपने आप में एक सवाल है और उसके लेंस से अगर हम देखेंगे तब हम इन चीजों को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि किसी चीज का रियलिटी से जो रिश्ता है वो रियलिज्म को किस तरह से एक नया व्यू देता है देखने के लिए। सो रियलिज्म कोई एस्टैब्लिश्ड कैटेगरी नहीं है, इसलिए उसके लेंस से वीएफएक्स को देखना अपने आप में, वीएफएक्स जो एज अ क्रिएटर है रियलिटी का, आप उस अपॉर्चुनिटी को खो देंगे अगर आप उस लेंस से देखेंगे। तो देखा जो जाता है कि लैंग्वेज कहानी पर कम जोर दिया जाता है एज कम्पेयर टू एक्शन। कहानी जो है उसको उस पर थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं होता है और लैंग्वेज पर भी उतना नहीं होता। लैंग्वेज बहुत बिगड़ गई है सिनेमा में। तो देखा जाता है हम बहुत सारे थिएटर एक्टर्स को फॉलो करते हैं, वो हमेशा अपने ब्लॉग्स में लिखते हैं कि लैंग्वेज प्रॉब्लम बन गई है। वो लैंग्वेज जो पहले थी अब वो लैंग्वेज नहीं रह गई और जो सीन्स थे, कहानी थी, वो गायब है कहीं उस पर। तो शोएब आपके दो सवाल हैं एक्चुअली इस सवाल में कि एक तो ये कि भाषा का सवाल है और दूसरा कि कहानी के लेवल पर कमजोर है फिल्में और ज्यादा जो ध्यान है वो शायद एक्शन फिल्मों पर है। तो उसका तो बिजनेस से रिलेशनशिप है एक तो कि अगर इस समय आपको लगता है एक फिल्म सफल हो जाती है जब, तो फिर उसके बाद उस तरह की फिल्मों की बाढ़ आ जाती है जो अभी हम देख रहे हैं कि वो एक ही तरह की फिल्में और उस तरह के एक्शन हीरो और उसी तरह का हीरो फिगर भी आपको दिखाई देगा। तो वो तो एक बाजार की भी बात है कि किस तरह का लोग कंटेंट देख रहे हैं, या एक फिल्म अगर सफल हुई तो उसके बाद उस तरह की फिल्में आप देखेंगे। कहानी का जहां तक सवाल है, ये एक बहुत ही कॉमन कंप्लेंट रही है कि हमारे सिनेमा में, और चूंकि हम सिर्फ एक सिनेमा की भारत में बात नहीं कर सकते हैं, अगर आप किसी खास सिनेमा की कर रहे हैं तब तो बात है। जैसे अगर हम हिंदी सिनेमा की बात करें तो राइटर्स की कमी जो है वो एक सवाल रहा है हमेशा से। तो कहानी का संबंध तो सीधे सीधे लेखक से है। अगर आपके पास उस तरह के लेखक नहीं हैं जो उस पृष्ठभूमि से नहीं आते तो शायद कहानियां आपको उस तरह की कम ही मिलेंगी और फिर उन कहानियों पर आधारित फिल्में कहाँ से होंगी अगर लिखी ही नहीं जाएंगी। तो मेरे ख्याल से वो एक ब्रॉडर समस्या है जिससे आपको देखना होगा। भाषा का आपने सवाल रखा, तो भाषा एक्चुअली सिनेमा जो है वो समाज से पैदा होता है। तो अगर आपके समाज में भाषा बदली है तो आपकी फिल्मों की भाषा बदलेगी, उसमें तो कोई शक नहीं है। तो वो आपको अपने आसपास देखना होगा कि क्या मेरे आसपास भाषा बदली है, और बदली है तो कैसे बदली है, वो ही आपको अपने सिनेमा में एक्चुअली दिखाई दे रहा है। ये इट्स नॉट वाइसी वर्सा, इट्स ऑलवेज सिनेमा में जो आपको दिख रहा है वो कहीं ना कहीं वो है जो हो रहा है, नहीं तो कहाँ से आया वो इमेजिनेशन भी हो सकती है। लेकिन इस मामले में जहां तक भाषा का सवाल है वो समाज का सवाल है। मैम,
हिंदी सिनेमा में पहले से एक तरीके से औरतों को दर्शाया गया है पर्दे पे, और इस पर अब बदलाव भी आ रहा है, और ज़्यादा औरतें हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ रहे हैं, निर्माता के और दौर पे, निर्देशक के दौर पे, लेखक के दौर पे। पर इस बदलाव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, और आगे चल के और क्या बदलाव आप देखना चाहेंगी? मेरे ख्याल से जहाँ तक फिल्मों में औरतों का सवाल है, ध्यान ज्यादातर हमेशा जो पर्दे के सामने रहते हैं उन पर रहता है। पर्दे के पीछे बहुत सारी औरतों ने शुरुआत से काम किया है। हम वैसे तो ये भी डिस्प्यूटेड है कि पहली भारतीय फिल्म कौन सी है। हम लोग राजा हरिश्चंद्र को मानते हैं और फाल्के साहब को मानते हैं, लेकिन वो एस्टैब्लिश्ड नहीं है, वो भी डिस्प्यूटेड हिस्ट्री है। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो अगर हम दादा साहब फाल्के का एग्जाम्पल लेते हैं, उनकी जो वर्कशॉप थी वो उनकी पत्नी के किचन में थी। उनके क्रू का जो सारा खाना आता था वो बनाती थी, और बाकी कॉस्ट्यूम सिलने में और सब में भी वो काम करती थी। तो वो एक तरह से इतना सारा काम कर रही थी, लेकिन उनकी पत्नी के ऊपर आप कभी कोई रिसर्च नहीं देखेंगे या कोई काम नहीं देखेंगे। तो बहुत औरतों ने काम किया है, भले ही उनके ऊपर लिखा गया हो या ना लिखा गया हो। तो औरतों की भूमिका सिनेमा को खड़ा करने में हर दौर में रही है, और मुझे लगता नहीं है ऐसा कि एक खास तरह से दर्शाया गया है। वो भी अपने आप में एक रिसर्च का सब्जेक्ट है कि कैसे दर्शाया गया है और आप किन फिल्मों में देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं। तो ये मसला एक्चुअली बहुत बड़ा है। औरतों का पार्टिसिपेशन और उनका पिक्चराइजेशन, उनका रोल दुनिया भर में है। ऐसा कि हिस्ट्री नहीं है औरतों की फिल्म इंडस्ट्री में जो बहुत वास्ट और रिच हिस्ट्री हो। वो दुनिया भर में हो रहा है, बहुत बाद में काम होना शुरू हुआ है। देविका रानी पे एक रिसर्च अभी बहुत रिसेंटली हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें, एक किताब है जिसमें काफी डिटेल में हुआ है। बॉम्बे हसल नाम है उस किताब का। तो काम हो रहा है, और जहां तक पिक्चराइजेशन का सवाल है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही बड़ा मसला है, और उसके लिए आपको भारतीय फिल्म इतिहास का पूरा हिस्ट्री जो है, पूरा इतिहास डेकेड वाइज, दशकों में उसको विभाजित करके आपको देखना पड़ेगा कि कब क्या हुआ, कौन सी फिल्में आई, किसमें क्या हुआ। हाँ, एक ओवरऑल आपको दिखाई देता है एक इमेज, लेकिन वो भी एक सेटल्ड कैटेगरी नहीं है। तो अगर आप रिसर्च की बात करें या आप एकेडमिक पढ़ाई की बात करें, तो मुझे लगता है कि हमें हमेशा उस पोजीशन से स्टार्ट करना चाहिए जो कभी सेटल्ड ना लगे आपको। तो मैं नहीं मानती हूँ कि एक तरह से दिखाया गया है, उसमें बहुत वैरायटी है और बहुत डाइवर्सिटी है। कुछ साल पहले की अगर हम बात करें, बॉलीवुड का डाउनफॉल चल रहा था, बहुत सारी फिल्म्स फ्लॉप हो गई, तो जो रीजनल सिनेमा है वो कहीं आगे निकल गया। हम देखिए कि रीजनल सिनेमा ने बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दे दी। स्टेट में जो जितना भी हमारे स्टेट्स में सिनेमा है वो बहुत आगे निकल गया एज कम्पेयर टू बॉलीवुड। तो बॉलीवुड का कैसे बॉलीवुड इस लॉस को जो फुलफिल कर रहा है अभी, किस कदर आप देख रहे हैं? क्योंकि कुछ फिल्म्स आई हैं जिन्होंने बॉलीवुड को एक नया वो चेहरा दे दिया, फिर से बॉलीवुड स्टैंड हो गया है। पहले तो जो कैटेगरीज, जो शब्द आपने इस्तेमाल किए, वो अपने आप में ऐसे हैं कि उनको हमें देखने की जरूरत है कि हम कैसे देखते हैं। बॉलीवुड का मतलब हिंदी सिनेमा, और रीजनल सिनेमा से आपका मतलब है कि दूसरे लैंग्वेज का सिनेमा, हिंदी के अलावा जो दूसरे लैंग्वेजेस हैं। मेरे ख्याल से आपका मतलब तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सिनेमा से है। तो वो सिनेमा हमेशा से बहुत मजबूत रहा है। ये जरूर है कि उस सिनेमा का बॉलीवुड जिसे हम समझते हैं 1990s के बाद, वो एक्सपोर्ट उस तरह का नहीं हुआ है। लेकिन दुनिया के जो मतलब इंटरनेशनल फिल्म सर्किट में जो भारत की धाक रही है अगर किसी भी फॉर्म में, तो उसमें मलयालम सिनेमा, कन्नड़ सिनेमा का बहुत योगदान है। और इतने बड़े फिल्म मेकर्स हुए हैं कि मतलब इनका जो हिस्ट्री में योगदान है उसको शायद किसी और से कंपेयर भी नहीं कर सकते। आप जिस सिनेमा की बात कर रहे हैं वो मोस्टली कमर्शियल सिनेमा जिसे हम देखते हैं, जो जिसके प्रोडक्शन का अलग ही पैटर्न है और अलग ही तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उसमें जरूर हाँ फ्लॉप्स हुई और वो देखने को आया, लेकिन उसके बाद उसका भी आपको रिलेशनशिप सोसाइटी से ही और उसके चेंजेस से ही जोड़कर देखना होगा कि
90s के बाद के जो हीरोज रहे हैं उसमें शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान, तीन जो ऐसे नाम थे जो बहुत ज्यादा उभरे, और उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग जो आते रहे और जाते रहे। अक्षय कुमार बहुत बाद में जाके आपको दिखता है कि उनका जो करियर का ग्राफ है वो काफी बाद में जाके ऊंचा उठा है। तो शाहरुख खान की फिल्मों का शायद कहीं ना कहीं नहीं चलना, मुझे लगता है कि उससे जोड़कर देखना होगा आपको कि क्या हुआ बॉलीवुड के साथ। सलमान खान का अपना एक ग्रुप है और वो उनकी फिल्में चलती रही 2007 के बाद, आई थिंक वांटेड के बाद से जो उनका ग्राफ रहा है, लेकिन वो भी बाद में ट्यूबलाइट आई थिंक उनकी एक फिल्म थी जो बहुत बहुत बुरी तरह से नहीं चली थी, और फिर उसके बाद शाहरुख खान की फैन थी, जीरो थी, इतनी बड़ी एस्पिरेशनल फिल्म थी उनकी, नहीं चल रही थी। तो आपको उस सिनेमा के डाउनफॉल, उसके उठने और गिरने में कहीं ना कहीं तीन खान्स की हिस्ट्री देखनी होगी कि उनका इतिहास फिल्मों में कैसे जुड़ा हुआ है। मुझे बहुत हद तक लगता है कि वो शाहरुख खान के फेज की वजह से था, बिकॉज 90s के बाद सबसे बड़ा नाम जो हिंदी सिनेमा में बॉलीवुड में रहा वो कौन है? शाहरुख खान का नाम रहा है, और अब फिर दोबारा अगर किसी कहीं से ग्राफ उठा है तो वो शाहरुख खान से उठा है। तो उनके बिना बॉलीवुड जिसे हम समझते हैं उसका इतिहास है नहीं। अगर आप हटा दें शाहरुख खान को उस हिस्ट्री से, तो आप किसका इतिहास देख रहे हैं? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो उनकी फिल्मों से जुड़ा रहा, और वो रिसर्च अगर हो तो वो इस्टेब्लिश होगा कि उसकी क्या वजह थी। साउथ इंडियन सिनेमा हमेशा से पॉपुलर रहा है, ये शायद वही बात है ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया जिन चीजों को प्रमोट नहीं कर रहा होता, लगता है वो नहीं, क्योंकि डब्ड फिल्मों के चैनल्स तो हमेशा से चल रहे हैं, तो डब्ड फिल्में तो साउथ से ही आती थी, चैनल्स कैसे चल रहे थे, तो वो उसकी ऑडियंस रही है हमेशा। ये सिर्फ इतना था कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बड़े सिनेमा हॉल्स में नहीं हो रहा था उससे पहले, क्योंकि बॉलीवुड वहां पर था। और ये देखना पड़ेगा आपको, अगर आप इसका रिसर्च करेंगे तभी आपको एग्जैक्ट पैटर्न समझ में आएगा कि डाउनफॉल और इस सिनेमा के उठने में डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रोल रहा। तो वो बहुत सारे कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं। आपने बात की शाहरुख खान की, कि शाहरुख खान का फिल्म का ना चलना कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री को है जो नीचे ले गया। जब शाहरुख खान नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे? हमेशा होंगे शाहरुख खान, आई थिंक। नहीं, लास्ट ऑफ द सुपरस्टार जो कहते हैं। हाँ, तो वही है, आई थिंक बॉलीवुड में खोज जारी है। कोई और आ जाएगा, उम्मीद तो यही है, क्योंकि सिनेमा आप हिस्ट्री देखेंगे तो हर 10 साल में एक नया ट्रेंड होता है, हर 10 साल में चीजें बदल जाती हैं। खुद जो शाहरुख खान है वो कहते हैं कि आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। I think sadly that is true. पर अभी हाल ही में एनिमल रिलीज हुआ, बहुत चर्चा हुई। हाँ, रणबीर कपूर की चर्चा है कि एक बार फिर से शायद उनका स्टारडम अब वापस वो हो जाए, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और हाँ, ये जरूर है कि वो ऑरा और वो स्टारडम जो शाहरुख खान का है, उसको दोबारा कोई छू पाएगा, ये अनरियलिस्टिक लगता है। अब इस वक्त इस दौर पे देखें अगर हम, क्योंकि इस वक्त को चैलेंज किया है ओटीटी ने भी ना, ओटीटी के भी अपनी फिल्में हैं, उसका अपना इंडिपेंडेंट ऑडियंस ग्रुप है, तो उतना बड़ा स्टार बन पाना किसी के लिए क्या अब मुमकिन है? क्योंकि वो 90s के जमाने से जब रोमांटिक दौर एकदम शुरू हुआ उस टाइप का, जिसमें मतलब विदेशी लोकेशंस पे जाके रोमांस करना वो पहले से हो रहा था, लेकिन जिस एग्जॉटिक तरीके से शुरू हुआ, और वो जो एक हीरो लेकर आए, वल्नरेबल हीरो जो शाहरुख खान की इमेज में समाया हुआ है, आई थिंक उसका दौर भी नहीं है। तो आप खुद देखेंगे कि शाहरुख ने जो अपनी इमेज रीइन्वेंट की है वो भी तो एक्शन से की है, क्योंकि रोमांटिक, आई थिंक फैन का तो एक अलग ही इथॉस था फिल्म का और कहानी का, लेकिन जीरो में भी कहीं ना कहीं उन्होंने एक रोमांस को नए तरीके से पेश करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चला। तो आई थिंक शाहरुख खान को भी लगा कि वक्त बदल चुका है, तो ये एक्शन का दौर है अगर लोग, तो उनको भी एक एक्शन अवतार में ही आना पड़ा, भले ही रोमांस उसका पार्ट है, लेकिन उनका जो रीइन्वेंशन है इमेज का, शाहरुख खान के इमेज का, वो एक्शन से ही हुआ है। पर शायद उनका जो अपील था पहले वो उस वजह से भी था कि
उन्होंने फीमेल ऑडियंस को भी हाँ। बहुत फीमेल ऑडियंस, आई थिंक शाहरुख खान की फीमेल ऑडियंस मतलब उनकी स्टारडम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल बिल्कुल। उसने प्ले किया, बिकॉज बिल्कुल। शाहरुख खान एक ऐसे वल्नरेबल नए मर्द के तौर पर उन्होंने खुद को पेश किया जिसे शायद ज्यादातर औरतों ने बहुत ही से एक्सेप्ट किया कि यही नए दौर का आदमी है और यही शायद हमारे आसपास का आदमी है जो इतना सॉफ्ट स्पोकन है, कंफ्यूज्ड है, वल्नरेबल है, वो जो एक ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी है। शाहरुख खान की पर्सनालिटी उसके अगेंस्ट खड़ी थी कहीं ना कहीं, जो जिसको औरतों ने शायद ज्यादा एक्सेप्टेबल समझा होगा उस दौर में जब हम बदलाव से गुजर रहे थे, जब हम 90s में जब हम नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे थे। तो वो एक नया चेंज, नया दौर था जिसमें शाहरुख खान की पर्सनालिटी एक होपफुलनेस, यू नो, फॉर अ न्यू मॉडल ऑफ मैस्कुलिनिटी दैट इमर्ज्ड विद शाहरुख खान्स इमेज एंड दैट्स हिज, और वो हमेशा रही है। वो बाहें फैला के खड़े होना आप देखेंगे रोमांस तो सारे हीरोज ने किया है, पर शाहरुख का क्यों इतना अनोखा और अनूठा लगता है, क्योंकि वो वल्नरेबिलिटी का जो एक मेल फिगर में फैक्टर है वो शायद सबसे ज्यादा अपीलिंग था, जो उनके बाद भी किसी में नहीं दिखाई देगा आपको। सलमान खान एक ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी को रिप्रेजेंट करते आए हैं हमेशा से। आप उनकी फिल्में देखिए अगर, जो भी हैं, वांटेड तो खैर ओरिजिनल हिंदी नहीं है, उन्होंने, अब मुझे याद भी नहीं आता ओरिजिनल हिंदी कौन सा किया था उन्होंने, उनका ज्यादातर रीमेक ही है, लेकिन वो एक ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और आमिर खान एक नीश पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जो शायद एक आम लड़का नहीं है, पर शाहरुख एक आम लड़का होते हुए भी खास पर्सनालिटी है। All those factors actually went into it. There is another book, if you want to read, it's called Desperately Seeking Shahrukh. Shahrukh, yes. Very intelligent study and very interesting as well. You can read that. But there's a return of traditional masculinity now in the male character. Yeah, that is what we are witnessing with probably Kabir Khan, Kabir Singh, I think. Sorry, not Kabir Khan. Kabir Singh. But that again came from Arjun Reddy. The film was made in southern India first. So yeah, so there is return. Hindi is actually not doing original stuff in that sense of commercial cinema that much. OTT पर हो रहा है, लेकिन और वहाँ आपको मिलेंगे उस तरह के कैरेक्टर्स जो आपको शायद बड़ी कमर्शियल फिल्मों में नहीं मिल रहे हैं, जो शायद उतने ट्रेडिशनली मैस्कुलिन नहीं हैं, या मैस्कुलिनिटी को उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते जिसे हम देखते आए हैं। तो OTT पर है कुछ जो हो रहा है, लेकिन हाँ, कमर्शियल सिनेमा में हिंदी में फिलहाल उतना इनोवेशन तो नहीं दिख रहा है। आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपने बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हमारे साथ। आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राशि शेट्टी के साथ मैं शुएब ओवैसी, कैमरा पर्सन अभिया बाबू, संगीता रेहान सिंह के साथ साइनिंग फ्रॉम सेंट पॉल्स टीवी। थैंक यू।